स्कूल पे चैनल पर आप सभी कक्षा 10 के विद्यार्थियों का एक बार फिर से मैं जितेंद्र सिंह स्वागत करता हूँ। आज जो ये आप पीडीएफ देख रहे हैं, ये आपके जो कक्षा 10 है समकालीन भारत विषय सामाजिक के अंतर्गत हैं, एसएसटी के अंतर्गत उनके हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने मेरी कोचिंग में कक्षा 10 के विद्यार्थियों को लिखवाए थे। और उन्हीं में से एक विद्यार्थी जिसकी ये लिखावट अच्छी है, उसने बड़ी मेहनत से ये नोट्स हैं जो वो बनाए हैं। और इन्हीं नोट्स की जो पीडीएफ है मैं आपके साथ वीडियो बनाकर शेयर कर रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और इस विषय के जो 7 चैप्टर है आपके, 7 के 7 चैप्टर इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो ज़रूर इन सभी 7 चैप्टर के नोट्स है वो देखना। इसमें ये जो बुक है आपके राजस्थान बोर्ड में 20 नंबर होंगे। इसमें अगर आप इन नोट्स को अपने हाथ से लिखकर अच्छे से थोड़ा अभ्यास करते हैं तो 20 में से 20 नंबर आएंगे, क्योंकि मैंने खुद बड़ी मेहनत से जो है वो बोर्ड पर एक एक लाइन है, चाहे कोई फैक्ट है, चाहे कोई तथ्य है, चाहे कंसेप्ट है, वो समझे हैं। और पूरी कोशिश करूँगा कि आपको भी इस वीडियो में जो है वो मैं ये समझा पाऊँ। तो ये जो चैप्टर नंबर 1 है, इसको मैं 2 से 3 वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। इस चैप्टर के 2 से 3 पार्ट होंगे, तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये चैनल आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अभी 2024 है, इसमें पुनः शुरू किया जा रहा है। मैंने 2022 में कक्षा 8 के जो विद्यार्थी हैं उनके पेपर अपलोड किए थे परीक्षा के समय, लेकिन फिर मुझे समय नहीं मिल पाया। और अब 2024 में आज 21 सितंबर है, 21 सितंबर को मैं ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और 22 सितंबर को मैं जो है वो अपलोड करूँगा इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले चैप्टर 1 का नाम संसाधन और विकास। संसाधन क्या होते हैं और इसका विकास से क्या लेना देना है, हम सब एक एक पॉइंट को समझेंगे। जो ज़रूरी बात है वो मैंने नोट्स में लिखी हैं, बाकी जो भी कंसेप्ट हैं वो आप वीडियो में ज़रूर समझे। मैं हर बात आपको डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले जो हेडिंग है संसाधन, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करें या इसमें पूरा करने में मदद करें, और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, और जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, संसाधन कहलाते हैं। अब इस पैराग्राफ की अगर बात करें तो इसमें ये लिखा है, कुछ 2 से 3 पॉइंट जो है वो समझने योग्य हैं। संसाधन जो है वो पर्यावरण में उपलब्ध वह वस्तु है या वह प्रत्येक वस्तु है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करें। अब छोटी से छोटी, अगर मान लीजिए एक उदाहरण के लिए सुई है, वो भी हमारा जो है वो संसाधन में गिना जाता है। या फिर बड़ी से बड़ी जो मशीनें हैं, बड़ी से बड़ी कोई भी वस्तु, चाहे वो रेल हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे बस हो, चाहे कोई क्रेन हो, जितनी भी वस्तुएं इस पर्यावरण में या हमारे आसपास जो उपलब्ध हैं और हमारी जो आवश्यकताओं की पूर्ति करें, और उसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसी नहीं है कि उनको बनाने के लिए जो है वो हमारे पास मशीनरी ही ना हो या फिर उन्हें प्राप्त करने। अब मान लीजिए जो पृथ्वी है उसके अंदर कोई संसाधन है, अगर वो हमारे जो है वो हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, तो फिर वो संसाधन होते हुए भी हमारे लिए वो संसाधन नहीं होगा, क्योंकि वो हमारी पहुंच से बाहर है। और इसके साथ ही साथ वो आर्थिक रूप से संभाव्य भी हो। ऐसा नहीं है कि उसको कोई खरीद ना पाए या उसकी इतनी कीमत अधिक हो जाए कि वो आम लोगों या फिर किसी भी व्यक्ति के जो पहुंच से वो है जो बाहर हो। तो ये आर्थिक रूप से
संभाव्य भी होनी चाहिए, साथ ही साथ वो हमारी समाज के हिसाब से या हमारी संस्कृति के हिसाब से मान्य भी हो, तो ही उसे संसाधन कहा जाएगा। तो ये संसाधन की परिभाषा है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। संसाधन संसाधन के जो अलग अलग कारक हैं, इनके मध्य क्या संबंध है। देखिए, सबसे पहले प्रौद्योगिकी, फिर भौतिक पर्यावरण जिसे हम प्रकृति भी कहते हैं, और फिर जो अलग अलग संस्थाएं हैं उनका जो मानव जीवन है इसके साथ जो अंतर संबंध है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी व संस्थाओं के परस्पर अंतर संबंध में निहित है। इनके केंद्र में मानव है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए जो है वो संस्थाओं का निर्माण करते हैं। कितनी प्यारी बात लिखी है एनसीईआरटी ने। इसमें इन्होंने कहा है कि पर्यावरण में जो उपलब्ध वस्तुएं हैं वो जिस रूप में वस्तु है उसे उसी रूप में हर वस्तु को जो है वो मानव तक नहीं पहुंचाया जा सकता। उसके जो है वो रूपांतरण की जरूरत पड़ती है, यानी कि उसके रूप को बदलने की या उसकी स्थिति को जो है वो बदलने की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए हम मकान बनाते हैं, तो मकान में जो हम दरवाजे लगाते हैं वो दरवाजे ऐसे के ऐसे हमें प्रकृति से प्राप्त नहीं होते हैं। पहले हमें जो है वो पेड़ों से लकड़ी प्राप्त होती है, और उस लकड़ी को जो हम अपने ज़रूरत के अनुसार जितना बड़ा दरवाज़ा या खिड़की चाहिए होती है उसमें हम उस जो लकड़ी है उसको रूपांतरित करते हैं। और उसके लिए जो हमें प्रौद्योगिकी की ज़रूरत होती है, और इसी प्रौद्योगिकी को उपलब्ध करवाने का जो कार्य है वो अलग अलग संस्थाएं करती हैं। अब संस्थाओं में कोई ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी की बात की जा रही है। संस्थाओं में वे सभी लोग शामिल है जो हमारा काम करते हैं या हमें जो प्रौद्योगिकी है वो उपलब्ध करवाते हैं, हमारे काम को आसान बनाते हैं। और इन सभी के जो केंद्र में है वो मनुष्य है, यानी कि मनुष्य प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करता है और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए जो है वो संस्थाओं का निर्माण करता है। जो प्रकृति के साथ अलग अलग रूपों में व्यक्ति कार्य करता है, अपने अपने क्रियाकलाप करता है और अपने आर्थिक विकास की गति है उसको बढ़ाने के लिए, यानी कि धन को प्राप्त करने के लिए जो है वो संस्थाओं का निर्माण करता है। इस जो धन की प्राप्ति है इससे व्यक्ति के साथ साथ संपूर्ण समाज, संपूर्ण राष्ट्र को भी जो है वो इसका लाभ मिलता है। अब जो है वो संसाधनों का वर्गीकरण, यहाँ से हर बार प्रश्न है जो वो पूछने की संभावना बनी रहती है। अब संसाधनों का जो वर्गीकरण है, अलग अलग कारकों के आधार पर इसका जो वर्गीकरण किया गया है। पहला जो है वो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण की बात करें तो ये जैव और अजैव में बांटा जाता है। जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो सजीव प्राणियों से जो मिलकर बनते हैं, और अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से मिलकर बने होते हैं। या निर्जीव प्राणी मत लिखना, निर्जीव वस्तु लिखना है, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद में समाप्यता के आधार पर बात करें तो नवीकरणीय योग्य और अनवीकरण योग्य। नवीकरण योग्य वे संसाधन होते हैं जो एक कम समय में जो है वो वापस हमें प्राप्त हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए सौर ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा, या मान लीजिए जल ऊर्जा। ये जितनी भी ऊर्जाएं हैं वो हमें एक निश्चित अवधि के बाद में वापस प्राप्त हो जाती है, और इसी के साथ ये जो है वो कभी समाप्त नहीं होती है। तो ये नवीकरणीय हो गई। और फिर अनवीकरण में आ जाती हैं आपकी पेट्रोल जो पदार्थ है वो पेट्रोलियम पदार्थ, या फिर कोयला है,
जो ये सभी संसाधन हैं वो आपकी समाप्यता के आधार पर जो है, जिसमें नवीकरण और अनवीकरण का वर्गीकरण किया गया है, इसमें आते हैं अनवीकरणीय में। यानी कि ये वापस नए नहीं होते हैं, या फिर होते भी हैं तो वो हमारे जीवन काल में हमें प्राप्त नहीं हो सकते हैं, उसमें हजारों साल का जो है वो समय लगता है। अब स्वामित्व के आधार पर अगर संसाधनों की बात करें तो जिसके यानी कि हक के आधार पर किसका उन संसाधनों पर हक रहता है, इसमें व्यक्तिगत, सामुदायिक यानी कि किसी व्यक्ति विशेष का केवल अकेले का हक हो सकता है, या फिर एक समुदाय विशेष का हक हो सकता है, या मान लीजिए जो है वो किसी राष्ट्र का हक हो सकता है, या फिर वो पूरे विश्व के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। तो ये आपके स्वामित्व के आधार पर इसका जो वर्गीकरण है वो है। इसके बाद में विकास के स्तर के आधार पर है वो जो संभावी और विकसित संसाधन भंडार और संचित कोष, ये इसमें वर्गीकृत किया गया है। यानी कि संभावी संसाधन का मतलब होता है कि जिनको भविष्य में जो है वो प्राप्त किया जाएगा, अभी उसको वर्तमान में जो है वो प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगर प्रौद्योगिकी सही उपलब्ध होगी तो हम उसे भविष्य में प्राप्त कर सकने में सक्षम हो सकेंगे। और विकसित संसाधन वे होते हैं जो कि पूर्ण तरीके से मनुष्य की ज्ञान की सीमा में है, और वो जो है वो मनुष्य के लिए प्राप्त करने योग्य हैं, और वर्तमान में उसका जो है वो दोहन किया जा रहा है। और उसके बाद में ऐसे जो भंडार और संचित कोष का मतलब है कि जो संसाधन हम प्राप्त कर रहे हैं और जिसका हमें पूर्ण ज्ञान है, उसी में से कुछ बचाकर भविष्य के लिए, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए बचाए रखना, ये संचित कोष के अंतर्गत समझा जाता है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार थे। इनको अगर आप याद करना चाहें तो यहाँ से जो सवाल बनने का जो तरीका है, एक तो यही से बन जाता है कि संसाधनों का कितने प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है, नाम लिखिए। तो फिर केवल यही लिखने हैं। और अगर वो एग्जामिनर है वो आपको यहाँ से अलग अलग पूछ सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर जो है वो संसाधनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है, नाम लिखिए। तो ये अलग अलग 4 प्रश्न यहाँ से बनते हैं, और एक जो बड़ा प्रश्न यहाँ से बनेगा वो तो फिर वो ये पूरी जो है वो लिखना होगा। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है, वो 2 नंबर का प्रश्न है वो इससे पूछेगा, मैंने ब्लूप्रिंट देखा है। ठीक है, तो पिछली बार 2 नंबर का जो है वो लघुतरात्मक प्रश्न पूछा था, और 1 नंबर का जो है वो ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ प्रश्न पूछा था, बहुविकल्पीय। तो अब देखिए, ये जो आपकी बुक थी उसमें ये चार्ट है वो बना हुआ था, तो मैंने भी यहाँ से बनवाया है ताकि कोई प्रश्न है जो बाहर ना जाए आपके। प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, जैसा कि मैंने समझाया आपको। नवीकरणीय में जो है वो पवन, जल आदि है जो आते हैं, और यानी कि ये देखिए, ये सतत अथवा प्रवाह के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। पवन जो है वो लगातार हमें प्राप्त होती रहती है, जल भी ऐसा ही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर जैव संसाधनों की बात करें तो इसमें पेड़ पौधे यानी कि प्राकृतिक वनस्पति और फिर वन्य जीव है जो वो आते हैं। इसके बाद में अनवीकरणीय योग्य जो संसाधन है इनकी बात करें तो ये पुनः चक्रीय होती है, यानी कि जैसे एक धातुएं होती है, इसमें धातुएं एक निश्चित क्रम के बाद में हम उसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपने लोहे की कोई वस्तु बनाई, उसका आपने यूज किया, जब वो खराब हुई तो फिर आपने उसे किसी कबाड़ी वाले को बेच दिया। वो कबाड़ी वाला किसी ऐसे व्यक्ति के पास गया और उस लोहे की वस्तु से कोई अन्य लोहे की जो वस्तु है वो उसने बनवा ली। तो ये
पुनः चक्रीय होती है, और दूसरा अचक्रीय जिसमें जीवाश्म ईंधन यानी कि इन्हें कभी वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपने गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल आपने अपनी मोटरसाइकिल में भरा, तो वो जब आपने मोटरसाइकिल में भरा और उस पेट्रोल की मदद से आपने उस मोटरसाइकिल को चलाया, तो जो वो पेट्रोल अब जल चुका है उसे अब आप जीवन में या किसी भी प्रौद्योगिकी के माध्यम से वापस कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है वो अचक्रीय भी होते हैं, पुनः चक्रीय और अचक्रीय। ठीक है, इसे पुनः चक्रीय को आप चक्रीय भी लिख सकते हैं, तो भी आपका गलत नहीं होगा ये उत्तर। अब देखिए, मानवीय संसाधनों में जो है वो विभिन्न प्रकार की संरचनाएं या संस्थाएं होती है, और साथ ही साथ मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर भी है जो वो मानव संसाधन। यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बनेगा, आप इतना प्रेशर मत लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा प्रश्न बनने की जो है वो संभावना अधिक रहती है। अब देखिए, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा करना जरूरी है। यदि कुछ ही व्यक्तियों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारे पृथ्वी का जो है वो भविष्य खतरे में पड़ सकता है। यहाँ से पिछली बार प्रश्न आया था कि संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा क्यों आवश्यक है, समझाइए। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जो मानव जीवन की गुणवत्ता है या फिर विश्व की शांति, किसी भी देश के पास अगर अथाह संसाधन हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, तो वो देश दूसरे छोटे देशों पर जो है वो लगातार दबाव बनाने की कोशिश करेगा, उन्हें परेशान करेगा, तो जो कि विश्व की शांति के लिए जो है वो खतरा बन जाएगा आगे चलकर। और इसी के साथ जो समाज में न्याय संगत बंटवारा जरूरी होता है, उसमें भी जो ये संसाधन जो है वो अपनी भूमिका निभाते हैं। यदि कुछ व्यक्तियों के हाथ में अगर सभी संसाधन या बड़ी मात्रा में जो संसाधन है वो लग जाते हैं, तो फिर वो एक अनियंत्रित तरीके से उसका दोहन करेंगे, जो कि हमारी पृथ्वी के भविष्य के लिए जो है वो नुकसान का काम करेगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है, यहाँ से प्रश्न बनता है, तो आप इसको नोट कर लेना। अब देखिए, सतत पोषणीय विकास क्या होता है। अब यहाँ से जो है वो हमारा चैप्टर एक अगले सोपान पर प्रवेश कर रहा है। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आएंगे इस चैप्टर में। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ रहा है। और ये छोटा सा पहला वीडियो है, तो मैं 15 से 20 मिनट के आसपास ही बना रहा हूँ। आप आगे अब अगले पार्ट 2 में हम यहाँ से शुरू करेंगे सतत पोषणीय विकास से। तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और बोर्ड परीक्षा आपके अभी समय है, अभी सितंबर चल रहा है, मान लीजिए सितंबर का जो है वो लास्ट वीक अभी शुरू हो जाएगा, 7-8 दिन बाद ये महीना भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसको आप ना गिने तो भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, यानी कि 5 महीने हैं। अभी से अगर आप अच्छी मेहनत करें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ, तो इस सामाजिक विज्ञान की जो ये समस्या है वो आपके निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। आप अपनी जो किताब है उसको पढ़कर देखना, जो जहाँ तक मैंने पढ़ाया है उसमें अगर आपको कहीं से कोई भी समस्या है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे कमेंट के रूप में हो या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपनी अच्छी बोर्ड की तैयारी जारी रखें, मेहनत करें, ईश्वर ज़रूर आपका साथ देगा। उम्मीद है आपको ये जो टॉपिक है जो मैंने पढ़ाया है अच्छी तरीके से समझ आया होगा। और अच्छी कोशिश करेंगे। आपके सुझाव है जो वो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमें भेजें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।